अपने कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि आप टिकट की चर्चा मत कीजिए, अपने नेताओं से कह रहे हैं कि आप टिकट की चर्चा मत कीजिए, लेकिन जब तेजस्वी 2025 में टिकट बांटने के लिए निकलेंगे तब तेजस्वी इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि जब वो यात्रा में गए थे तो उस क्षेत्र में कौन नेता उनके मजबूत स्थिति में थे, किनका समीकरण मजबूत था और उस समीकरण से कितना फायदा पार्टी को पहुंचने जा रहा है। चुनाव में अगर टिकट लेना है तो इस यात्रा के दौरान तेजस्वी को यह संतुष्ट कराना पड़ेगा कि वो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, उनका समीकरण मजबूत है। में 21 विधायक पे 70 में से 21 विधायक पे टिकट कटने की तलवार लटक रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जहां जहां आरजेडी के विधायक थे वहां भी 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा उस लोकसभा कैंडिडेट को, वहां पे एनडीए के कैंडिडेट को जीत मिल गई है। तो ऐसे में वो विधायक वहां पे अच्छे से काम नहीं कर पाए, वो जनता के बीच सही ढंग से मैसेज नहीं पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो तेजस्वी ने जाहिर की थी। तेजस्वी 5 मुद्दों पे अपने कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकल चुके हैं। 10 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है जो 17 सितंबर तक पहले फेज में चलेगी। तेजस्वी इस यात्रा के दौरान 5 लोकसभा सीटों के 41 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पे बूथ लेवल पे देखेंगे कि 2020 में क्या कमी रह गई थी, कार्यकर्ता को मोटिवेट करेंगे, जो वहां के आरजेडी के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी बारीकी से देखेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वहां पे क्या तैयारी की जा सकती है और टिकट बंटवारे को लेकर के भी तेजस्वी अपने सर्वे को वहां पे जारी रखेंगे, क्योंकि देखिए तेजस्वी की जो यात्रा है वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यह यात्रा तेजस्वी के लिए खासतौर से देखें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई, लेकिन आरजेडी के अगुवाई में महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। उसी कमी को तेजस्वी दूर करने के लिए अब बूथ लेवल पे अपनी मजबूत स्थिति को बनाने के लिए वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कार्यक्रम के तहत वो अब पूरे बिहार में दौरा करेंगे, पूरे बिहार में इस यात्रा को लेकर के वो जाएंगे। और देखिए तेजस्वी की इस यात्रा के बाद बिहार में सियासी बवाल भी मच चुका है, सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। एनडीए का कहना है कि तेजस्वी यादव को मन नहीं लग रहा था, इसलिए तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल गए हैं। लेकिन देखिए जो तेजस्वी यादव की यात्रा है वो निकलने के बाद गाइडलाइन भी अब जारी कर दिया गया, यानी तेजस्वी इस यात्रा में पूरी तरह से तैयार होते दिख रहे हैं कि कार्यकर्ता को किस ढंग से मोटिवेट किया जाए, जो उनके आरजेडी के नेता हैं उनके साथ किस तरह से बातचीत किया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो मजबूत स्थिति में पार्टी का पक्ष रख सकें। इसके साथ ही तेजस्वी जब इस यात्रा पे निकले हैं तो पार्टी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। देखिए तेजस्वी के इस यात्रा में कहा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आरजेडी का नेता हरा गमछा पहन करके नहीं आएगा, इसके साथ ही हरी टोपी और बैज लगा करके आना है। इसके साथ ही इस गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब तेजस्वी इस यात्रा के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, आरजेडी के कार्यकर्ता से मिलेंगे, आरजेडी के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, उसमें पूर्व सांसद, एमएलसी, विधायक, सभी लोग, जिला प्रभारी, तो आरजेडी के तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात होगी। तो ऐसे में गाइडलाइन में इस बात का जिक्र है कि कोई भी तेजस्वी से आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर टिकट की चर्चा नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोई ये नहीं कहेगा कि किसी के लिए टिकट रिकमेंड नहीं कर सकता है, तो टिकट मांगने को लेकर के खास तौर से जो है मनाही की गई है, टिकट की चर्चा ही नहीं करनी है। इसके साथ इस गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र है कि जब ये मीटिंग वहां पे बुलाई जाएगी तो जिस व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया है केवल वही मीटिंग में आएंगे, उसके अलावा और कोई भी व्यक्ति उस मीटिंग में नहीं आएगा। यह मीटिंग पर्सनल मीटिंग है, इसमें मीडिया की भी एंट्री बैन रहेगी। इसके साथ ही तेजस्वी की इस यात्रा के गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र है कि जहां पे यह मीटिंग होगी वहां पे किसी तरह का कोई बैनर या फिर पोस्टर या फिर किसी तरह का कोई वहां पे प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जाएगा। देखिए तेजस्वी पूरी तरह से चुनावी मूड में दिख रहे हैं। तेजस्वी समझ रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी का परफॉर्मेंस अगर बेहतर करना है, क्योंकि 2020 में आरजेडी ने देखा था कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस तेजस्वी के नेतृत्व में बेहतर हुआ, तो ऐसे में तेजस्वी की जिम्मेदारी अब बन गई है
कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी तरह का चूक अब तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि हो पाए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक पे पकड़ है और तेजस्वी इसी को साधने के लिए निकले। जब 5 लोकसभा सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं जहां पे तेजस्वी अभी फर्स्ट फेज में जा रहे हैं, उसमें देखिए समस्तीपुर है, मधेपुरा है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है। लोकसभा चुनाव 2024 में यहां से एनडीए के कैंडिडेट ने जीत दर्ज किया और तेजस्वी यादव का 20 जून को पटना में एक भाषण काफी ज्यादा वायरल हो गया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब पार्टी कठोर कार्रवाई करेगी ऐसे कार्यकर्ता के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ जो क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो पार्टी में रहते हुए पार्टी का साथ नहीं देते हैं और उनसे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। अब जब तेजस्वी यादव इस यात्रा पे निकले हैं तो तेजस्वी यहाँ पे खेमा भी विभाजित कर रहे हैं। जब वो बूथ लेवल पे जाते हैं तो वो देखेंगे कि किस नेता का क्या काम हो रहा है, कितना क्षेत्र में प्रभाव है, किसने पार्टी के लिए क्या कुछ किया है। देखिए तेजस्वी के खेमे में अभी 70 विधायक हैं आरजेडी के पास और ऐसे में 21 विधायक पे, 70 में से 21 विधायक पे टिकट कटने की तलवार लटक रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जहां जहां आरजेडी के विधायक थे वहां भी 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा उस लोकसभा कैंडिडेट को, वहां पे एनडीए के कैंडिडेट को जीत मिल गई है। तो ऐसे में वो विधायक वहां पे अच्छे से काम नहीं कर पाए, वो जनता के बीच सही ढंग से मैसेज नहीं पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो तेजस्वी ने जाहिर की थी और 70 विधायक में से 21 ऐसे विधायक थे जिनके क्षेत्र में, जिनके गढ़ में महागठबंधन लोकसभा कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा और वहां से एनडीए के कैंडिडेट ने जीत हासिल कर लिया। और जो ये 5 लोकसभा सीट के 41 विधानसभा क्षेत्रों पे तेजस्वी बूथ लेवल पे मीटिंग करने जा रहे हैं, कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं, समीकरण को साधने जा रहे हैं, इन 5 लोकसभा सीटों पे एनडीए के कैंडिडेट ने जीत दर्ज कर लिया है। तो तेजस्वी ऐसे सारे समीकरण को लेकर के चलने वाले हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिला और उसका कितना प्रभाव आगामी चुनाव पे पड़ेगा उसको भी ध्यान में रख के तेजस्वी इस पूरे कार्यकर्ता संवाद यात्रा में निकले हुए हैं। देखिए पहले फेज में 5 लोकसभा सीट के 41 विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव का ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चलेगा और इसमें तेजस्वी पूरी तरह से ये एक गोपनीय मीटिंग के तौर पे कर रहे हैं ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, केवल उनसे ही बातचीत हो पाए, वो समझ पाए कि वो लोग क्या चाहते हैं, पार्टी के लिए कितना समर्पित हैं, किस तरह से आगे काम होगा। लेकिन देखिए भले ही तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें भले इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई टिकट की मांग नहीं करेगा, टिकट को लेकर के रिकमेंड किसी का नाम नहीं करेगा, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जब विधानसभा चुनाव 25 के लिए जब टिकट बंटवारे को लेकर के वो उस समय लिस्ट तैयार करेंगे तो उनकी जो इस यात्रा का प्रभाव है वो निश्चित रूप से उस समय दिखेगा। क्योंकि तेजस्वी भले ही अभी अपने कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि आप टिकट की चर्चा मत कीजिए, अपने नेताओं से कह रहे हैं कि आप टिकट की चर्चा मत कीजिए, लेकिन जब तेजस्वी 2025 में टिकट बांटने के लिए निकलेंगे तब तेजस्वी इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि जब वो यात्रा में गए थे तो उस क्षेत्र में कौन नेता उनके मजबूत स्थिति में थे, किनका समीकरण मजबूत था और उस समीकरण से कितना फायदा पार्टी को पहुंचने जा रहा है। तो इन चीजों का जो आकलन है वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान करेंगे, लेकिन कोई कार्यकर्ता उनसे टिकट की मांग नहीं कर सकता है। दूसरी बात देखिए, अब आते हैं जातीय समीकरण पे, जो ये 5 लोकसभा सीटों पे 41 विधानसभा क्षेत्र पे तेजस्वी यादव नजर रखने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं और पूरे समीकरण को समझने जा रहे हैं। तो वहां पे देखिए निश्चित रूप से अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की तैयारी में है तेजस्वी यादव, क्योंकि अगर हम लोग समस्तीपुर की चर्चा करें तो समस्तीपुर में 10 में से 2 विधायक जो हैं वो स्वर्ण विधायक हैं और दरभंगा में 4 स्वर्ण विधायक हैं और मधुबनी में 3 स्वर्ण विधायक हैं और मुजफ्फरपुर में 3 स्वर्ण विधायक, यानी 41 विधायक में से 12 विधायक स्वर्ण विधायक हैं, बाकी जो विधायक हैं वो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो शुरुआत ये समस्तीपुर से किए हैं वो अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की उनकी तैयारी है, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक में नीतीश कुमार को मजबूत माना जाता है और बीजेपी भी इस बात को मानती है कि अति पिछड़ा वोट बैंक में नीतीश कुमार मजबूत है, नीतीश कुमार का लोहा मानती है और अपने चाचा के वोट बैंक को साधने के लिए अब तेजस्वी अपनी रणनीति को बना रहे हैं। और देखिए जब यह यात्रा चली है पहले फेज में, तो पहले फेज में तेजस्वी ये तय कर लेंगे कि बूथ लेवल पे क्या कमी है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं हो पाए। इसके साथ ही देखिए
इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी की इस यात्रा के बाद आउटकम क्या होगा, क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, तेजस्वी की इस यात्रा के बाद यह बेनिफिट मिल सकता है कि जो आरक्षण को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में था, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं विपक्ष को मिला, बीजेपी को नुकसान हुआ, या कहें तो एनडीए को इसका नुकसान झेलना पड़ा। जैसे ही उस समय ये नारा बीजेपी की तरफ से आता था, एनडीए घटक दल से आता था कि अब की बार 400 पार, तो वहां पे विपक्ष ने इस बात को वहां पे जोड़ दिया कि जैसे ही एनडीए को अगर 400 का बहुमत मिलता है तो फिर आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे में इसका जो बेनिफिट है इन सारी बातों का, वो महागठबंधन को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला, और उसका नुकसान ज्यादातर बीजेपी को झेलना पड़ा। तो अब ऐसे में तेजस्वी इस यात्रा के दौरान अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण के मुद्दे पे लोगों से बात कीजिए, और एनडीए का जो एजेंडा है आरक्षण को लेकर के, उसके बारे में बताइए कि आरक्षण विरोधी है। तो तमाम चीजों की रणनीति अभी से ही तेजस्वी बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जब तेजस्वी इस यात्रा पे निकले हुए हैं तो जो अभी तक खबरें आ रही है, जो इनपुट मिल रहा है कि तेजस्वी 5 मुद्दों पे अपने कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं, अपने नेताओं से बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस यात्रा में तेजस्वी जिला प्रभारी से लेकर के विधायक, पूर्व एमएलसी, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसद, जितने कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जितने नेता हैं, सभी से बातचीत करेंगे, सभी के समीकरण को समझेंगे। देखिए, जो 5 मुद्दों पे तेजस्वी चर्चा कर सकते हैं, उसमें पहला मुद्दा यह है कि तेजस्वी इस बात का आकलन करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे ताकतवर उम्मीदवार उस क्षेत्र में उनका कौन हो सकता है और किसकी क्या खासियत है। विधानसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे के वक्त जो संवाद अभी तेजस्वी यादव करेंगे, उसका बेनिफिट उस वक्त देखने मिलेगा। और यही वजह कि जब तेजस्वी यात्रा पे निकले हैं तो उनके जिला प्रभारी से लेकर के तमाम जो उनके कार्यकर्ता है, नेता है, सब इस बात में लगे हुए हैं कि जब उनके क्षेत्र में उनके नेता पहुंचे तो वो मजबूत स्थिति में देखें, उनका समीकरण मजबूत हो। क्योंकि देखिए, इसका बेनिफिट निश्चित रूप से जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तब देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा फोकस ये होगा कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। पिछली बार कहां चूक गए, कैसे चूक गए, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में सही परफॉर्मेंस नहीं हुआ, वहां पे वो कार्रवाई करेंगे कि किसके कमी के कारण वहां पे उनके विधायक रहते हुए वहां पे एनडीए के कैंडिडेट लोकसभा में जीत गए, क्या कमी रही, सारी चीजों पे वो चर्चा करेंगे। तीसरा फोकस ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरजेडी के साथ जोड़ा जाए, और सिर्फ एमओआई समीकरण नहीं, मुस्लिम यादव नहीं, बल्कि बाप, बहुजन, अगरा, आधी आबादी और पुअर, जो तेजस्वी का नारा था लोकसभा चुनाव के दौरान, उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, समझाएंगे कि जब आप क्षेत्र में जाएं तो सिर्फ एमओआई समीकरण नहीं बल्कि सभी जातियों के समीकरण को साधने की कोशिश करें। चौथा मुद्दा यह होगा कि कार्यकर्ता को बताना कि कैसे बीजेपी या एनडीए को घेरना है, किन मुद्दों पे एनडीए को घेरना है। 17 माह में तेजस्वी ने ही 5 लाख सरकारी नौकरी दी, इन बातों का जिक्र करना है। युवाओं के बीच जाए तो सरकारी नौकरी की चर्चा करनी है, इन सारी बातों का जिक्र करना है। इसके साथ ही अगर 5वें मुद्दे की बात करें तो लोगों को बताना है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी मिलकर के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और बिहार में जो आरक्षण बढ़कर 65% तक किया गया है उसे महागठबंधन ने लड़कर हासिल किया है। आरजेडी सड़क पे बैठी थी, आरजेडी कोर्ट गई थी, धरने पे बैठी थी। इन 5 मुद्दों पे तेजस्वी खासतौर से चर्चा कर सकते हैं अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने नेताओं के साथ। और देखिए, इसका जो बेनिफिट है वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत पहलवान तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान खोजेंगे। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 की अगर चर्चा करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, और जब 2024 लोकसभा चुनाव हुआ तो ऐसे में महागठबंधन के लोकसभा कैंडिडेट वहां हार गए जहां पे आरजेडी के विधायक का गढ़ माना गया। आरजेडी के विधायक का वहां पे वर्चस्व था, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक था। वहां पे जब इंडिया गठबंधन लोकसभा कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, तब तेजस्वी यादव ने 20 जून को पटना से वो गरजना शुरू कर दिए थे। तब तेजस्वी यादव का स्पीच काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई अब पार्टी करेगी जो पार्टी में रहते हुए सही ढंग से काम नहीं करते हैं, क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, क्षेत्र में लोगों से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे लोगों पे अब जो है नकेल कसा जाएगा, ऐसे लोगों पे अब कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से जब इस यात्रा पे तेजस्वी निकले हैं, मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, ताकि कोई बातों का जिक्र जो वो चर्चा करेंगे या फिर किसी समीकरण को समझाएंगे तो उसकी जो अंदरूनी बात है वो बाहर नहीं आ जाए। इसको लेकर के तेजस्वी खास तौर से सतर्क दिख रहे हैं। उस गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र है
कि जब मीटिंग में तेजस्वी यादव जो जिन बातों का जिक्र करेंगे वो बात बाद में मीडिया के सामने कोई भी उस बात की चर्चा नहीं करेगा। उस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई है वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो डिपेंड करता है कि तेजस्वी यादव किस तरह से इस यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर पाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की इस यात्रा के बाद पूरे बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। खासतौर से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, वो समझ रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर टिकट लेना है तो इस यात्रा के दौरान तेजस्वी को ये संतुष्ट कराना पड़ेगा कि वो अपने क्षेत्र में मजबूत है, उनका समीकरण मजबूत है। बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी की इस यात्रा पे लगातार एनडीए की तरफ से तंज कसा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है। अब देखना होगा कि तेजस्वी आगे इस यात्रा में क्या कुछ निर्णय लेते हैं। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर को जरूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रहेगी, कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा
पिछड़े अति पिछड़े दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे।